जी। तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंडियन ओशन में अगर सी सरफेस वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो भारत का क्योंकि लैंड एरिया ज़्यादा है, तो इस पर असर ज़्यादा होगा। अ, और जिस तरह से हमारी बहुत सारी अगर हम बात करें तो बॉम्बे है, वो एकदम अरेबियन सी के पास है, एक तरफ उड़ीसा है, बे ऑफ बंगाल है। क्या एग्रीकल्चर पर इसके असर हो सकते हैं? लोगों की जान-माल तो है ही सारी, और इसके अलावा इकोनॉमी पर इसका असर हो सकता है। प्रकृति के साथ अगर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं अपना बदला भी ले रही है। तो ऐसे में क्या बहुत सारे जिस तरह से देशों को आगे मिलके आना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें धरती को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने महासागरों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और किस तरह के एफर्ट्स होने चाहिए इस दिशा में कि हम अ, स्थिति को समय रहते सँभाल पाएँ? जी, तो जैसा कि आपको आप हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का एक जो बहुत अहम एस्पेक्ट है, मुद्दा है, वो साइक्लोन से रिलेटेड है, साइक्लोन बढ़ रहा है। बट इसके बहुत सारे अलग जो आपके ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके अलग बहुत सारे इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि आप अभी बॉम्बे की बात कर रही थी, तो जी, कोस्टल एरिया इनंडेशन की बहुत प्रोबेबिलिटी है, सी लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो भी हमारे बहुत सारे कोस्टल एरिया जो कि लो लाइन कोस्टल एरिया हैं उनको इम्पैक्ट करेगा। बहुत सारे बॉम्बे का बहुत बड़ा हिस्सा सबमर्ज हो जाएगा अगर ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है, अगर इसी तरह से सी लेवल राइज बढ़ता रहा। और ये क्लाइमेटिक इम्पैक्ट या फिर जो इवन एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात हम लोग करते हैं, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे बहुत सारा इम्पैक्ट होगा। एक तो कि मानसून के टाइम, जनरली प्री मानसून के टाइम में साइक्लोन्स आते हैं, तो ये हमारे जो रेगुलर मानसून विंड को मूवमेंट को इफेक्ट करेगा, उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके आने में विलंब हो सकता है, जल्दी हो सकता है, तो उससे हमारा एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा। अदर देन दैट, इनके जो साइक्लोन आते हैं, इनके वजह से बहुत बारिश होती है। तो इवन अभी अभी की बात करें हम, जो अभी हम लोग साइक्लोन की देखा जिसका इम्पैक्ट हम लोगों ने, तो उसकी वजह से अभी जबरदस्त बारिश हो रही थी इवन इंटीरियर ऑफ द इंडिया, अपना इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में। और उसके वजह से जो अभी जैसे अभी एक जो बहुत गेहूं की उत्पादन का टाइम है, अभी वो थ्रेसिंग का टाइम था, और उसकी वजह से बहुत सारे एरिया में गेहूं बर्बाद हो गया। तो नॉट ओनली ये केवल मानसून को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि इवन जो प्रोडक्ट हो चुके हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा। तो एग्रीकल्चर को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये सारे डिमेरिट्स, मतलब क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे हैं जहाँ की एग्रीकल्चर है, और जैसे सी लेवल की बात, राइज की बात किया, तो इस सारे जगहों पे इनका बहुत बुरा इम्पैक्ट है। तो समय रहते अगर हम इसका उपाय, मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो बहुत जरूरत है इसकी कि एक, मतलब अभी भी जैसे सी लेवल राइज की बात हम लोग कर रहे हैं, या अभी भी जो क्लाइमेट की बात, साइक्लोन की बात कर रहे हैं, तो एक, मतलब एक ग्रुप है जो अभी ये मानने की तैयार नहीं है कि हाँ नहीं ये सही में बढ़ गया। तो एक बहुत कॉन्क्रीट रिसर्च की जरूरत है हर एरिया में कि नहीं, ये वी आर श्योरली टेलिंग दैट ये हमारा ये साइक्लोजेनेसिस बढ़ा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ा है, और उसी तरह से सी सरफेस लेवल टेम्परेचर बढ़ा, सी सरफेस लेवल बढ़ा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, सारे कुछ प्रूव करके। और अगर मतलब सो तो कर ही चुके हैं, बट ये बहुत जरूरत है कि हम लोग इसका मिलके काम करें, और मतलब इस पे ज्यादा से ज्यादा साइंस काम करके, और उन लोगों को जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं उनको रोकें, और इसका जल्द से जल्द अल्टरनेट ढूंढने की जरूरत है। जी। और जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कुछ जियो इंजीनियरिंग करके हम इसको कम कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग बता रहे थे, कुछ क्लाउड सीडिंग लोग डिस्कस करते हैं, या फिर आयरन फर्टिलाइजेशन अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिससे कि CO2 को कंज्यूम कर सकें। तो ये सारे एफर्ट भी करने चाहिए साथ में, जो सो दैट कि अगर हम CO2 को जितना कम कर सके, तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को कम कर सकें। जी, तो कई तरह के एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि इन जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है साइक्लोन्स की, उसे रोका जा सके। भारत पर इसके जो असर है उसको कम किया जा सके। इंडियन ओशन पर बहुत सारे देशों को आगे आने की ज़रूरत है, खास तौर पे उन देशों को इस दिशा में काम करना चाहिए जो कि ग्रीन हाउसेस के एमिशंस में बहुत ज़्यादा
जिनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इस पर सोचना चाहिए कि उनके जो ग्रीन हाउसेस एमिशंस हैं, उसका असर दूसरे देशों पर किस तरह से पड़ रहा है, किस तरह से लोगों की जान-माल पर असर पड़ रहा है। और साथ ही कई तरह की रिपोर्ट्स आई कि जो इंडस्ट्रियल फिशिंग हो रही है, जो बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट बढ़ गया है समुद्र में शिप का जो शिपिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो भी कई तरीके से नुकसान पहुँचा रही है हमारे क्लाइमेट को और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में उसका भी योगदान एनवायरमेंटलिस्ट मान रहे हैं। तो कई तरह के उपाय किए जाने की ज़रूरत है और कई तरह की हमें मेजर्स अपनाने होंगे और सिर्फ एक देश के करने से नहीं होगा, बहुत सारे देशों को आगे आना होगा, दुनिया भर के मुल्कों को आगे आना होगा, देशों को कंट्रीज़ को आगे आना होगा और ख़ास तौर पे उन देशों को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी जिनकी वजह से ग्रीन हाउसेज़ गैसेस का एमिशंस बहुत ज़्यादा हो। अमेरिका की बात करें, चाहे चीन की बात करें, चाहे और देशों की बात करें, तो वहाँ अगर ग्रीन हाउसेज़ का एमिशंस बहुत ज़्यादा है और अगर उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उन्हें सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि ऐसे देश जिनकी वजह से अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो दूसरे देशों पर, दूसरे देशों की आबादी पर, उनकी इकोनॉमी पर, उनके एग्रीकल्चर पर इसका क्या असर हो रहा है, इस दिशा में उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और स्थिति तो जिस तरह एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज नहीं, अब क्लाइमेट इमरजेंसी की स्थिति में हैं हम। तो अगर हम समय रहते नहीं सावधान हुए तो बहुत सारे देशों की गलतियों का खामियाजा को किसी और देशों को भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सुनील कुमार सिंह जी, आप गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से हमारे साथ जुड़े और बहुत सारे मुद्दों पर आपने बहुत ही विस्तार से हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।